नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आंगन की सोनी मिट्टी पर पड़ी पुरानी खटिया जैसे किसी की किस्मत बयान कर रही थी। उस खटिया पर बैठी 70 वर्षीय सुमित्रा जी की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। शायद कोई पुकार ले, शायद कोई पूछ ले, माँ कुछ खाया। पेट की आग अब उनकी आदत बन चुकी थी, पर अपनों की बेरुखी आज भी सीने में चुभती थी। कांपती आवाज में उन्होंने भीतर की ओर पुकारा, बहू, ओ बहू, थोड़ा सा खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। बासी हो या ताजा, जो भी हो दे जा, अब सहा नहीं जाता। उनकी आवाज सुनते ही भीतर से उनकी बहू कविता तमतमाती हुई, बड़बड़ाती हुई बाहर आई। हाथ में एक कटोरा था जिसमें रात का बचा भात और थोड़ा सा नमक रखा था। आंगन में ही रहने वाली सुमित्रा जी के सामने उसने टूटी कटोरी में वह भात डालते हुए कहा, ले बुढ़िया, ठूस ले। 70 साल की हो गई है पर भूख अभी भी कम नहीं हुई। लगता है जिंदगी भर मुझे कंगाल ही करके मानेगी। सुमित्रा जी उसके पीछे ऐसे बढ़ी मानो जाने कब से भूखी बैठी हो। कटोरी हाथ में आते ही वह झटपट खाने लगी। वह तो बस रात का बचा भात और नमक था, पर उसे भी वह इतने चाव से खा रही थी मानो कोई स्वादिष्ट पकवान हो। शायद उस भात से कहीं अधिक पुरानी उनकी भूख थी। उन्हें यूं खाते देख कविता झल भून उठी और उसने झटके से कटोरी छीनकर भात जमीन पर उलट दिया। सुमित्रा जी कुछ पल गिरे हुए भात को देखती रही, फिर कांपते हाथों से उसे जमीन से ही उठाकर खाने लगी। कविता घृणा से मुंह बनाकर भीतर चली गई। उसी शाम सुमित्रा जी अपनी खटिया पर बैठी थी कि तभी उनका पोता गोलू एक प्लेट में पकोड़े खाता हुआ और मोबाइल चलाता हुआ वहां आया। वह दादी के पास बैठकर बोला, दादी, आप भी खाइए ना। न जाने कितना समय बीत गया था उन्हें ऐसा खाना देखे हुए। पकोड़ों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया, पर वह डर के कारण हाथ बढ़ाने से हिचक रही थी। गोलू बार बार कहता रहा, लो ना दादी, एक तो ले लो, पर सुमित्रा जी मना करती रही। आखिर उसने प्यार से एक पकोड़ा उनके मुंह में रख दिया। जैसे ही पकोड़े का स्वाद उनके मुंह में गया, उनके चेहरे पर तृप्ति की हल्की सी झलक दिखाई दी। वह आंखें बंद कर स्वाद ले ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उनके बाल पकड़ लिए। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कविता क्रोध से उनके ऊपर खड़ी थी और गोलू वहां से हट चुका था। कविता ने बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और लात गुस्सों से मारने लगी। सुमित्रा जी रोते हुए कहती रही, मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी, बस एक ही खाया था। पर कविता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। एक तो कब से मेरी छाती पर बोझ बनी बैठी है, ऊपर से मेरे बनाए नियम भी तोड़ रही है। आज तुझे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगी। वह चिल्लाई और तब तक मारती रही जब तक उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। जाते जाते वह कह गई, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब पकोड़े का स्वाद याद रखना। मार खाकर सुमित्रा जी लड़खड़ाती हुई उठी और अपनी खटिया पर जाकर लेट गई। वह पूरे दिन आंगन में ही पड़ी रहती, कभी कोई काम करती, कभी खटिया पर लेटी रहती। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, घर के अंदर जाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। उनका बेटा पुनित, जो बाजार में अपने पिता की बनाई किराने की दुकान चलाता था, दिन में न जाने कितनी बार उनके पास से गुजरता, पर कभी उनका हालचाल नहीं पूछता। कविता का व्यवहार केवल तब बदलता जब उसकी दोनों ननदें सुनैना और संगीता घर आती। उनके सामने वह सुमित्रा जी से बड़े आदर से पेश आती, पर बेटियां जैसे ही अपने घर लौट जाती, वह सारी झूठी सेवा सूद समेत अपमान और तानों में वसूल करती। सुमित्रा जी कई बार चाहती कि बेटियों को कविता और पुनीत की असलियत बता दे, पर यह सोचकर चुप रह जाती कि कहीं उन्हें इस घर से निकाल न दिया जाए और वह बेटियों पर बोझ न बन जाए। एक दिन सुबह सुमित्रा जी को खबर मिली कि उनकी छोटी बेटी सुनैना आने वाली है। यह सुनते ही उनके सूने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद 1 साल बाद
आज उन्हें सम्मान के 2 मीठे शब्द और पेट भर भोजन नसीब होगा। वहीं कविता गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धाम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती है। अब इनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को जहर ही दे दो, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। फिर वह दिन भी आ गया जब सुनैना आने वाली थी। उसके आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही पहुंच गई और उसने पहले से अपने भैया भाभी को खबर नहीं दी थी, क्योंकि सबको चौंकाना चाहती थी। जल्दी पहुंचने से हुआ यूं कि घर में घुसते ही उसने खटिया पर लेटी अपनी माँ को देख लिया। वह घबराकर बोली, क्या हुआ माँ, ऐसे बाहर क्यों लेटी हो? सुमित्रा जी संभलते हुए बोली, वो अंदर बड़ी गर्मी हो रही थी तो बाहर खुली हवा में आ गई। पर बेटा, तू जल्दी कैसे आ गई? सुनैना ने कहा, हाँ, मुझे पहले ही ट्रेन मिल गई, पर इतनी दोपहर में बाहर क्यों लेटी हो? चलो अंदर। यह कहकर वह सुमित्रा जी को सहारा देकर अंदर ले गई। सुनैना और सुमित्रा जी को साथ देकर कविता सक पका गई और बोली, अरे सुनैना, तुम अभी कैसे? सुनैना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी, जल्दी की ट्रेन मिल गई। पर भाभी, इतनी गर्मी में माँ बाहर लेटी है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कविता तुरंत बोली, अरे सुनैना, तुम जानती नहीं अपनी माँ कितनी जिद्दी है, कभी किसी की बात नहीं मानती। इन्हें तो मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। सुनैना ने सहज भाव से कहा, हाँ भाभी, मुझे पता है आप माँ का कितना ख्याल रखती है। माँ ही कभी कभी जिद पर अड़ जाती है। अब उम्र भी तो काफ़ी हो गई है। फिर उसने कहा, ओहो, मैं तो बातों बातों में एक बात कहना ही भूल गई। भाभी, कल संगीता दीदी भी आ रही है। पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर जो भी संपत्ति रखी है, हम चाहते हैं वह सब भैया के नाम पर कर दे। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ की अभी भी उठा रहे हैं, तो उनकी जायदाद में भी उन्हीं का हिस्सा होना चाहिए। यह सुनकर कविता के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने मन ही मन सोचा, चलो, इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला। इधर सुमित्रा जी यह सब सुनकर भीतर ही भीतर टूट गई और सोचने लगी, काश मेरी भोली बिटिया मेरी आंखों का दर्द पढ़ पाती और अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। यह सोचकर वह सुनैना के कमरे में गई। सुनैना ने प्यार से कहा, आओ माँ, आज मेरे पास ही सो जाओ, यहाँ लेटो, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। जैसे ही सुनैना ने सुमित्रा जी के पैरों को अपनी गोद में लिया, अनगिनत दाग देखकर वह चौंक गई और बोली, माँ, ये सब क्या है? ये दाग कैसे? सुमित्रा जी तो सब कुछ बताने ही आई थी, पर दागों के बारे में पूछते ही घबरा गई और बात टालते हुए बोली, अरे, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है, शायद खाने पीने की लापरवाही से होगा। तो ये सब छोड़ो और मालिश पर ध्यान दे। रात को सभी सो गए। सुमित्रा जी सुनैना के बगल में लेटी थी, गहरी नींद में ही थी कि तभी कविता धीरे से आई, उन्हें जगाया और इशारे से बाहर आने को कहा। सुमित्रा जी भी दबे पांव कविता के पीछे कमरे से बाहर चली गई। कविता सुमित्रा जी को रसोई में ले गई और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, बड़े आराम फरमा रही है, कर लो आराम, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। एक बार तेरी बेटियां अपना हिस्सा छोड़ दे, उसके बाद तो उनके सामने ये सारे ढोंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो इनका यहाँ आना भी बंद कर दूंगी। हाँ, पर सुन बुढ़िया, अगर उन्हें उससे पहले जरा से भी किसी बात की भनक लगी तो तेरी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार की मार? उससे कहीं ज्यादा दाग होंगे बदन पर। अगले दिन संगीता भी आ गई। उसे देखते ही कविता और भी ज्यादा खुश हो गई। शायद पहली बार नंदों के आने से वह इतनी प्रसन्न थी। संगीता को देखते ही पता नहीं सुमित्रा जी को क्या हो गया, वह उससे लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उनका यह रोना देखकर दोनों बेटियां इतने दिनों बाद मिलने की खुशी के आंसू समझ बैठी।
पर वह क्यों रो रही थी, यह केवल सुमित्रा जी और कविता ही जानती थी। सुमित्रा जी जानती थी कि अब इन सब के बाद कविता उनसे और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर दोनों बहनों ने अपने भाई से कहा, भैया, कागजात हमने पापा के वकील से बनवा लिए हैं, वह कल लेकर आएंगे। यह सुनकर सुमित्रा जी हकलाते हुए बोली, अरे, यह सब करने की क्या जरूरत थी? पापा ने कुछ सोच समझकर यह सब किया होगा। उनके इतना कहते ही कविता और पुनीत बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें घूरने लगे। तभी सुनैना बोली, माँ, पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। पर अब जब हम अपने अपने घर में रच बस गए हैं, तो हमें इन सब की क्या जरूरत है? हमारी नंदों ने भी तो यही किया। माता पिता अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, पर पता नहीं बुढ़ापे में क्या हो जाता है कि उन्हें सिर्फ अपने बेटों का कंधा ही इज्जत वाला लगता है। बेटियों के कंधे और उनका घर सब पराया हो जाता है। इससे पहले कि सुनैना आगे कुछ कह पाती, सुमित्रा जी ने उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। सुनैना की इस अटपटी बात से सभी हैरान रह गए। एक तरफ वह कह रही थी कि पापा ने कोई भेदभाव नहीं किया, और दूसरी ओर कह रही थी कि बुढ़ापे में माता पिता सिर्फ बेटों का सहारा तलाशते हैं। फिर माहौल हल्का करने के लिए सुनैना हंसते हुए बोली, भाभी, पनीर के पकोड़े बनाइए ना, माँ को भी बहुत पसंद है। कविता तुरंत बोली, नहीं सुनैना, माँ जी को पनीर नहीं पचता, तुम लोगों के लिए बना देती हूँ। सुनैना ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, कुछ नहीं होगा माँ को, माँ भी खाएगी, और अगर कुछ हुआ भी तो डॉक्टर और दवा किस लिए है? क्यों माँ, क्या कहती हो? सुमित्रा जी चुप रही, पर उन्हें पता था कि इस बात पर कविता अंदर ही अंदर कितना क्रोधित होगी। अगली सुबह दोनों बहनों ने कविता से कहा, भाभी, हम बाजार जा रहे हैं, 1 घंटे में वकील को साथ लेकर लौट आएंगे। उनके बाजार जाते ही कविता को सुमित्रा जी पर अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। वह पनीर का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आई और व्यंग्य से बोली, ले बुढ़िया, पनीर के पकोड़े खाने थे ना तुझे? देख, कितना बड़ा टुकड़ा लाई हूँ तेरे लिए, और भी कुछ है इसके बाद? यह कहकर उसने उस पनीर पर लाल मिर्च पाउडर भर भर कर लगा दिया और बोली, अब खा इसे। सुमित्रा जी घबराकर बोली, नहीं बहू, इतनी मिर्च मैं नहीं खा सकती, मैंने पकोड़े नहीं मांगे थे, वह तो सुनैना और संगीता ने कहा था। कविता तमतमाकर बोली, तूने मना भी तो नहीं किया था ना, सोचा होगा इसी बहाने जीभ का स्वाद ले लो। अब उसी जीभ पर ऐसा स्वाद लगाऊंगी कि आगे से जब भी कुछ खाने को सोचेगी यही याद आएगा। और अब तो तेरी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुझे बचाएगी। सुमित्रा जी विनती करते हुए बोली, बहू, एक बार तुमने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था, जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही। अब इतनी मिर्च से कहीं मैं मर ही ना जाऊं। मर जाऊं तो भी चलेगा, पर अगर बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू, ऐसा जुल्म मत कर, तुम मुझे जहर ही दे दो, मैं वह खाकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, पर ऐसे हर रोज मुझ पर यह अत्याचार मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुमित्रा जी ने विनती भरे स्वर में कहा। कविता तिरस्कार से हंसते हुए बोली, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता, पर यह सब करके मुझे जेल नहीं जाना। और वैसे भी बुढ़िया, तू और कितने दिन जिएगी? जितने दिन भी जिएगी मैं तेरा वह हाल करूंगी कि तू खुद ही मर जाएगी। इतना कहकर वह पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती सुमित्रा जी के मुंह में ठूसने ही जा रही थी कि तभी पीछे से सुनैना और संगीता आ गई। उन्होंने कविता को धक्का देकर सुमित्रा जी से दूर कर दिया और संगीता ने गुस्से में लगातार कई थप्पड़ कविता को जड़ दिए। यह क्या कर रही हो तुम संगीता? कविता चीखी। संगीता ने दृढ़ स्वर में कहा, क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती हैं उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं। उसके लिए
तो आपको जो सजा दी जाए वह भी कम है। तभी पीछे से पुनीत भी शोर सुनकर आ गया और कारण पूछने लगा। कविता तुरंत रोनी सूरत बनाकर बोली, देखिए जी, आज यह छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही है। क्या नहीं किया मैंने इनके लिए। जब से इस घर में आई यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इनका ख्याल रखा, और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही है। पुनीत गुस्से में बोला, यह क्या है संगीता, तुम लोग यह सब करने आई हो यहाँ? अब से यह मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरा और कविता का हुक्म चलेगा। हम चाहते हैं तुम लोग अब कभी यहाँ मत आना। कविता आश्चर्य से बोली, यह क्या कह रहे हैं जी आप, हमारा घर? पुनीत ने कहा, हाँ कविता, ये लोग अभी अभी मेरी दुकान पर वकील को लेकर पहुंचे थे और मुझसे दस्तखत करवाए हैं। इन्होंने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। न तुम्हें इनकी चापलूसी करनी पड़ेगी, न ही इस बुढ़िया को सताने से कोई रोक सकेगा। जैसे दिक्कत है वह इसे अपने साथ ले जाए। कविता के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वह बोली, चलो, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अब तो मैं इसे अपनी सारी मेहनत का गिन गिन कर हिसाब लूंगी। पर एक बात समझ नहीं आई, ये लोग आपकी दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाने गए? मुझसे तो बाजार जाने को कहा था। कविता की यह बात सुनकर सुनैना और संगीता जोर से हंस पड़ी। फिर सुनैना बोली, जो भी कहो भाई भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से तेज है। इसीलिए हमने दुकान में जाकर दस्तखत करवाए ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यहाँ घर पर आपसे चालाकी करना मुश्किल था। पुनीत चौंक कर बोला, यह क्या मजाक है सुनैना? सुनैना ने शांत स्वर में कहा, रुको भैया, शुरुआत से बताती हूँ। संगीता दीदी, हमें तो कलाकार होना चाहिए था। इतनी अच्छी एक्टिंग जो करते हैं हम। सही कहा ना? फिर वह बोली, भैया, यह प्लानिंग हमारी तरफ से तभी शुरू हो गई थी जब गोलू पकोड़े खाता हुआ माँ के पास बैठा और उन्हें जबरदस्ती पकोड़ा खिलाया। उससे पहले ही भाभी की मेरे फ़ोन पर बात हुई थी। शायद गोलू ने गलती से मुझे फ़ोन मिला दिया था जब वह मोबाइल पर गेम खेल रहा था। यह गोलू की गलती थी या भगवान की लीला, यह तो नहीं कह सकती। पर उस दिन जब भाभी सिर्फ एक पकौड़ा खाने पर माँ को पीट रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया था और उसी समय समझ गई थी कि अब चुप रहना पाप होगा। मुझे उसी दिन यह भी पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने तुरंत संगीता दीदी से बात की और यह योजना बनाई कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। सुनैना ने कहा, हम चाहते तो उसी दिन आकर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें वह मजा नहीं आता जो आज आया। भैया, तुम्हें क्या लगा हम अचानक आकर यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ दी? नहीं, हम चाहते हैं कि पहले आपसे सब कुछ छीनकर माँ के नाम कर दें, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज दें। उस दिन की मारपीट के बाद मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है और आज की मारपीट का वीडियो संगीता दीदी के फ़ोन में है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। संगीता ने दृढ़ स्वर में कहा। यह सुनकर सुमित्रा जी कांपती आवाज़ में बोली, क्या सच में अब ये लोग मुझ पर हाथ नहीं उठा पाएंगे? सुनैना, जब यह मारती थी ना, तो दो दो दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। कभी कभी दर्द से उल्टी भी हो जाती थी। इतना कहकर सुमित्रा जी अपने आंसू पोंछने लगी और हकलाती आवाज में बोली, बचपन में जब मैं तुम लोगों को मारती थी और अगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल बहुत रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीट पीट कर इतने निशान दिए कि मैं पूरी रात दर्द से करहाती रहती थी, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। संगीता की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ, आपने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्यों इनके अत्याचार सहती रही? सुमित्रा जी बोली, डर लगता था बेटा इसके मार से, और इसके मार तो फिर भी सह लेती, पर जब पुनीत मारता था तो अपनी हड्डियां चटकने की आवाज़ तक सुनाई देती थी।
अफसोस, इतना मार खाने के बाद भी आज जिंदा हूँ। पता नहीं यह मेरे किस जन्म के पाप है जो मैं अब भोग रही हूँ। एक बार तो तेरे भैया ने लोहे की बाल्टी से मेरे सिर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मरी। यह कहते हुए सुमित्रा जी फूट फूट कर रो पड़ी। संगीता ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, आपकी हर चोट का हिसाब होगा। इन्हें अब सजा हम दिलवाएंगे। देखिए, पुलिस भी आ गई है। ले जाइए इन हैवानों को, हम पीछे से सबूत लेकर आते हैं। पुलिस कविता और पुनीत को पकड़कर ले गई। सुनैना ने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, पर इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगी? आप मेरे साथ चलिए। सुमित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा, अब ये बूढ़ी हड्डियां इतनी मार सह सकती हैं तो अकेले भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दे। अब से मैं अपने कमरे में सोऊंगी, जो मन करेगा वह खाऊंगी। इतना कहकर वह बच्चों की तरह मुस्कुरा दी। यह देखकर सुनैना और संगीता की आंखों से आंसू बह निकले। उधर कविता और पुनीत जेल भेज दिए गए। 5 साल बाद जब वे जेल से रिहा होकर लौटे तो सुमित्रा जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। माँ जी, हमें माफ कर दो, अब से ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। पर सुमित्रा जी के लिए यह सब भूल पाना आसान नहीं था। उन्होंने पहले साफ इनकार कर दिया कि वह उन्हें माफ नहीं करेगी। पुनीत अपनी बहनों से गिड़गिड़ाने लगा कि माँ को मना ले। सुनैना और संगीता के बहुत समझाने पर अंततः सुमित्रा जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, अपनी गृहस्थी की नई शुरुआत करो और खुशी खुशी जीवन बिताओ। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।